स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएस फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम सिंचाई के साधन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई का अध्ययन करेंगे और उसके साथ तालाब से होने वाली सिंचाई का भी अध्ययन करेंगे। इनके गुण और अवगुणों का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुएं और नलकूप को लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम कुओं का अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी के गर्भ में जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भौम जल है, उसका उपयोग कुएं खोद के किया जाता है। कुओं का जो उपयोग है वो मनुष्य प्राचीन काल से करते आ रहा है। कुओं का जो जल है मनुष्य पीने के लिए और कृषि के लिए करता आ रहा है। देखो, कुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहले लिख देते हैं सिंचाई के साधन। कुआं, ठीक है। अब कुआं है, देखो, एक तो है कच्चा कुआं, सेकेंड है पक्का कुआं। तो दो भागों में कुओं को बांटते हैं। एक तो है कच्चा कुआं, दूसरा है पक्का कुआं। अब जो कच्चा कुआं होता है वो 3 से 5 मीटर गहरा होता है, ठीक है। 3 से 5 मीटर तो कच्चे कुएं की गहराई होती है, यानी जो जल है वो पास में ही गिर जाता है इसके। उसके बाद ये जो कुआं होता है ये आसानी से खोदा जा सकता है, आसानी से खोदा जा सकता है। और इसमें देखो तो खर्च है वो बहुत कम आता है, खर्च कम होता है, मगर वर्षा में गिर जाता है, यानी ढह जाता है वर्षा के दौरान, क्योंकि ये जो कुआं होता है वो कच्चा होता है। उसके अलावा देखो ये पक्का कुआं है, ठीक है। ये देखो, ये तो अधिक गहरा होता है, अधिक गहरा, ठीक है। और दूसरा ये पक्की ईंटों से बनाया जाता है, पक्की ईंटों से बनाया जाता है और उस पे खर्च या व्यय अधिक होता है, अधिक होता है। तो इससे किसान को अधिक लाभ होता है, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलता है और कृषि का उत्पादन भी लंबे समय तक होता रहता है। तो इन जो कुएं हैं, देखो 1951 में 1950 और 51 में भारत में कुएं थे लगभग 50 लाख कुएं थे। देखो, जो कि अब वर्तमान में यानी बढ़कर 120 लाख हो गए हैं। यानी 1950 और 51 में कुओं की संख्या थी 50 लाख और अब कुओं की संख्या है 120 लाख कुएं हैं। अब हम पढ़ते हैं नलकूप। अब देखो, नलकूप जो होता है वो भी कुएं की तरह होता है। फर्क थोड़ा सा इतना सा होता है, इसमें जो जल है वो अधिक गहराई से प्राप्त किया जाता है। जो जल होता है वो लगभग 150 मीटर की गहराई तक प्राप्त किया जाता है। इससे अधिक गहराई पर जो नलकूप है या ट्यूबवेल है उसकी खुदाई नहीं की जाती है। 150 मीटर तक ही ये कुएं खोदे जाते हैं, नलकूप। और इसके अलावा इन
इनमें ये फर्क होता है, एक ये शक्ति के साधन से चलते हैं, शक्ति के साधन। अब शक्ति के साधन में देखो, एक तो बिजली है और एक ये कुएं होते हैं डीजल से चलने वाले, डीजल से भी ये चलते हैं। इसमें शक्ति का उपयोग होता है जो गहराई से पानी को खींचने का कार्य करता है। तो ये नलकूप है। देखो सबसे पहले जो नलकूप है वो गंगा के मैदान में, सबसे पहले जो नलकूप है गंगा के मैदान में 1930 में खोदे गए थे। 1930 में गंगा के मैदान में नलकूप खोदा गया और फिर 1950 तक लगभग 2500 नलकूप थे। फिर भारत सरकार ने क्या किया, इन्हें कर्ज दिया किसानों को, कर्ज नलकूप वगैरह खोदने के लिए किसानों को कर्ज दिया। तो अधिक संख्या में जो नलकूप है वो खोदे गए और उस नलकूपों की सहायता से देखो हरित क्रांति में, जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सहायता मिली, क्योंकि जो फसलें थी उनको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने लग गया था। तो 1951 में तो 2500 कुएं थे और 2008-9 में जो नलकूप है 2008-9 में नलकूपों की संख्या 40 लाख हो गई थी। 40 लाख नलकूपों की संख्या हो गई थी। और जो कुएं हैं और जो नलकूप है इनके द्वारा जो सिंचाई है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में की जाती है। उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इन राज्य आते हैं। तो अब हम देखेंगे कुओं के द्वारा, कुएं और नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसके गुण देखते हैं। इनकी सिंचाई के द्वारा सिंचाई के साधन है कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई के गुण। इनमें सिंचाई के देखो गुण देखते हैं। देखो पहला है इसमें, देखो कुओं के निर्माण में नहरों तथा तालाबों की अपेक्षा बहुत कम व्यय होता है। अब जो नहर हम बनाते हैं तो नहर में बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि उसकी एक तो लंबाई बहुत अधिक होती है। अगर नहर कच्ची रह जाती है तो वो रिसाव करती है, इसलिए नहर का जो तल है वो पक्का बनाया जाता है जिसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। तो जो कुएं होते हैं वो भारत के जो निर्धन किसान हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं। कुओं को खोदना आसान होता है, उनके द्वारा सिंचाई करना भी आसान होता है। सेकेंड है इसमें, कुएं में देखो अनेक रासायनिक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रेट, क्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट, व सोडा। तो कुएं के जल में ये रासायनिक तत्व होते हैं। जब ये रासायनिक तत्व कुओं के द्वारा जब खेतों में पहुंचते हैं
तो फसल उत्पादन में बहुत अधिक सहायक होते हैं। इससे जो भूमि की मिट्टी है वो उपजाऊ होती है और कृषि भी अच्छी होती है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, कुएं जो होते हैं सिंचाई के स्वतंत्र साधन होते हैं। स्वतंत्र साधन ऐसे होते हैं, जैसे अगर नहर है तो नहर के लिए हमें गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। जब कुओं में यह कंडीशन नहीं होती है, कुएं हो चाहे नलकूप हो, उसमें यह कंडीशन नहीं होती। जब अपनी इच्छा होती है तब हम सिंचाई कर सकते हैं, मगर नहरों में सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और नहरों से जो सिंचाई करते हैं हम, उसमें जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भूमि में जो लवण होता है वो सतह पे आ जाता है, जिससे जो भूमि है उसका उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। और कुओं में ये चीज़ नहीं होती है, भूमि उपजाऊ बनी रहती है। दूसरा है, ये पांचवा कारण है इसमें, सिंचाई के गुण में पांचवा है, नहरों का जो जल होता है वो अधिक दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जबकि कुएं है हम हर क्षेत्र में खोद सकते हैं और जल प्राप्त कर सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। छठा है इसमें बिंदु, नहरों द्वारा सिंचाई करने के लिए कृषक को बार बार कर देना पड़ता है। जो नहरें हैं तो गवर्नमेंट को उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है, जबकि जो कुएं होते हैं वो एक ही बार उसकी लागत आती है खोदने की, उसके बाद उसमें अतिरिक्त कोई भी व्यय नहीं होता है। तो ये थे कुएं और नलकूप के गुण। उसके बाद इनके अवगुण देखते हैं। देखो, अवगुण में पहला बिंदु है इसमें, देखो कुआं जो होता है वो एक सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई कर सकता है। जैसे एक कच्चा कुआं होता है, जो कच्चा कुआं होता है वो 1 से 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर सकता है। ठीक है, जो कच्चा कुआं होता है वो 1 से 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर सकता है, और जो पक्का कुआं होता है वो 5 से 6 हेक्टेयर में सिंचाई कर सकता है। तो ये मतलब सीमित क्षेत्र तक की सिंचाई इसमें हो सकती है। उसके अलावा सेकेंड बिंदु है उसमें, जो लगातार अधिक जल निकालने से, अब जो कुएं हैं उसमें अगर लगातार अधिक जल हम निकालते हैं तो जो कुओं का जो जल है वो सूख जाता है, और जब कुओं का जल सूखने से फिर सिंचाई नहीं हो पाती है और फसलें खराब हो जाती है और समाप्त हो जाती है। फिर थर्ड है पॉइंट इसमें अवगुणों में, कुओं और नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसमें खर्च बहुत अधिक आता है, इसलिए इसमें उन्हीं फसलों को उगाया जाता है जिनसे अधिक पैसा मिल सके, जैसे गेहूं, कपास और गन्ना, मतलब जिनसे अधिक खर्चा मिलता हो, जिनको बेचने से अधिक कमाई होती हो, वो ही फसलें इसमें उगाते हैं। क्योंकि कुओं के द्वारा सिंचाई में व्यय बहुत अधिक होता है, क्योंकि देखो एक तो इसमें लाइट का उपयोग होता है, दूसरा डीजल से भी जो जल है वो निकाला जाता है, तो ये इनका खर्चा बहुत आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सूखे की स्थिति में भूमिगत जल नीचा हो जाता है। जब कभी अकाल पड़ता है या फिर जो भूमिगत जल है उसका अधिक उपयोग हम कर लेते हैं तो भूमिगत जल है वो सूख जाता है या फिर बहुत अधिक गहराई पे चला जाता है, तो जिससे वो जल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस दशा में भी जो कुएं हैं वो फिर किसी काम के नहीं रहते हैं। जो जैसे पक्के कुएं भी होते हैं वो भी कुछ समय बाद उनका भी अपक्षय हो जाता है, जो पक्के कुएं बनाते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जो नलकूप होते हैं, नेक्स्ट बिंदु है, जो नलकूप होते हैं वो
दूर दूर से पानी को खींच लेते हैं पृथ्वी के गर्भ से। तो ऐसा करने से जो खेत होता है उसको नुकसान पहुंचता है, वो अनुपजाऊ हो जाता है, क्योंकि खेत के जो ज़मीन है उसके नीचे आसपास कहीं भी जल नहीं होता है, जो जल होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है, बहुत से इलाकों में भूमिगत जल खारा होता है, वहाँ पर खोदे गए कुओं का जल सिंचाई तथा पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब जैसे कुएं होते हैं, जरूरी नहीं है हर कहीं मीठा जल ही मिले हमें, कई बार खारा जल भी कुओं से निकल आता है, ना तो वो पीने योग्य होता है ना वो सिंचाई के योग्य होता है। यह भी एक कुओं का अवगुण है। तो इस प्रकार से कुएं और नलकूप के गुण और अवगुण हो गए हैं। नेक्स्ट और अंतिम अपने बिंदु लेंगे तालाबों द्वारा सिंचाई। देखो, तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो दक्षिण भारत में सर्वाधिक होती है, और तालाबों द्वारा सिंचाई वहाँ होने का मुख्य कारण यही है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो पथरीला है, नहर और कुएं वहाँ पर खोदे नहीं जा सकते। दूसरा, जो प्राकृतिक दशाएं हैं वहाँ पर वो तालाबों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि देखो तालाब क्या होता है, जो भूमि होती है उसका निम्न क्षेत्र होता है, निम्न क्षेत्र यानी कुछ क्षेत्र इसका नीचे होता है, वो ही तालाब होता है। तालाब तीन ओर से क्या होता है, ऊंची पहाड़ियों से घिरा होता है या ऊंची जगहों से घिरा होता है। केवल इसका एक जो क्षेत्र होता है वो ही नीचे होता है, जिससे जल इसमें भर सके, ठीक, जिससे जल इसमें भर सके। तो तालाब से जो सिंचाई है वो अधिकतर दक्षिण भारत में ही होती है। जो कुएं होते हैं वो जो तालाब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक तालाब में निचले स्थान है जो प्राकृतिक रूप से ही चारों ओर से ऊंचे स्थानों से घिरे होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से घिरे होते हैं ऊंचे स्थानों से, वो होते हैं प्राकृतिक कुएं। उसके बाद जो कृत्रिम कुएं होते हैं वो मानव स्वयं निर्मित करता है, एक गड्ढा खोद के स्वयं तालाब बनाता है, वो होते हैं कृत्रिम तालाब। ठीक है, तो तालाबों में देखो, तालाब द्वारा भारत में लगभग 22.48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है, और 1960 और 61 में तालाबों द्वारा 14% भूमि की सिंचाई होती थी। 1960 और 61 में तालाबों द्वारा जो सिंचाई थी वो 14% भूमि पे होती थी, मगर 2010-11 में यह घटकर 3.48% रह गई। यानी तालाबों द्वारा जो सिंचाई का क्षेत्र है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। देखो, इसका एक कारण कुओं द्वारा सिंचाई में वृद्धि भी माना जाता है, क्योंकि जो तालाब होते हैं उनकी तुलना में कुओं में जल अधिक रहता है और अधिक समय तक वो काम आ जाते हैं। तो इसलिए जो तालाबों का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। और सबसे अधिक तालाबों द्वारा जो सिंचाई होती है वो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है, उसके बाद तमिलनाडु और केरल, इनका स्थान आता है तालाबों द्वारा सिंचाई में। तो तालाबों द्वारा जो सिंचाई के हम गुण देखते हैं। सबसे पहले कि तालाबों द्वारा सिंचाई के गुण क्या है। तो पहला बिंदु है इसमें, दक्षिण भारत में अधिकांश तालाब प्राकृतिक है जिनके निर्माण में अधिक व्यय नहीं होता है। अब जैसे जो तालाब है वो प्राकृतिक है तो उनमें अधिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि जो निम्न भूमि है वो प्रकृति द्वारा ही बनाई गई है, बस उसमें जल की आवश्यकता होती है। जो बरसात के दौरान जो जल है वो इन तालाबों में भर जाता है और सिंचाई के काम आता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, जो कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी अधिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि ये तालाब प्राय 3 ओर से ऊंची भूमि द्वारा घिरे हुए होते हैं और केवल एक और बांध बनाकर जल को रोकना होता है। अब जैसे अगर कृत्रिम तालाब भी बना रहे हैं तो वो जो जगह होगी वो पहले से ही 3 तरफ से ऊंची होगी,
और जो बांध बनाते हैं, जल रोकते हैं, बांध के द्वारा जो जल है वो तालाब में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, तालाब प्राय कठोर चट्टानी इलाकों में स्थित होते हैं जिससे वे शीघ्र नष्ट नहीं होते। अब जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो कठोर चट्टानी क्षेत्र है। वहाँ जो तालाब बने हुए हैं वो जल्दी से नष्ट नहीं होते क्योंकि जो भूमि है वो सख्त है, तो लंबे समय तक जो तालाब है वो चलते रहते हैं, उनका अपक्षय नहीं हो पाता है। और चौथा पॉइंट है इसमें गुण में, तो जो तालाब होते हैं उसमें मत्स्य उत्पादन भी किया जाता है जिससे अतिरिक्त आय भी होती है और भोजन का साधन भी बनता है। तो ये थे तालाब से होने वाले फायदे या गुण। अब हम अंतिम चरण में इसके, अब ये है तालाबों द्वारा सिंचाई के अवगुण। अब अवगुण में देखते हैं पहला बिंदु, बहुत से जो तालाब होते हैं वो शुष्क ऋतु में सूख जाते हैं जिससे सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, जो तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं जिससे सिंचाई का जो कार्य होता है उसमें व्यवधान आता है। और दूसरी ये भी बात है, जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो 12 मासी नदियां नहीं हैं, केवल बरसात के दौरान ही उनमें जल आता है, बाकी समय वो सूखी रहती है। सेकेंड बिंदु है अवगुण में, तालाबों में प्रतिवर्ष वर्षा के जल के साथ बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेप होता है। अवसाद जैसे अवसाद मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, वो तालाब में वर्षा का जल के साथ पहुंच जाते हैं जिससे जो तल होता है तालाब का वो मिट्टी से और कंकड़ पत्थर से ही भर जाता है, जिससे क्या होता है जो जल की मात्रा तालाब में कम हो जाती है क्योंकि जो अवसाद है वो स्थान घेर लेते हैं। तो इससे क्या है, फिर तालाब की समय समय पर सफाई करवानी पड़ती है जिससे वह अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है अवगुण में, कुओं की भांति तालाबों से भी सीमित क्षेत्र को ही सिंचाई प्रदान की जा सकती है। अब तालाब से भी सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई की जा सकती है, अधिक क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती। जहाँ तालाब है केवल वहीं के आसपास के जो खेत है वहीं पे सिंचाई हो सकती है, अन्यतर कहीं नहीं हो सकती। उसके बाद अंतिम बिंदु है चौथा इसका, कि पथरीली भूमि पर तालाब से खेतों तक जल पहुंचाने का कार्य बहुत कठिन होता है। अब जैसे पथरीली भूमि है उसके द्वारा खेतों तक जल पहुंचाना मुश्किल होता है। अगर जैसे उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है मुलायम मिट्टी है तो खोद के भी हम नहरें बना के भी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। मगर दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो पथरीला है जिसे खोदा नहीं जा सकता, एक कठोर क्षेत्र है, बड़ी मुश्किल होती है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। तो ये थे कुएं, नलकूप और तालाब की सिंचाई के साधन थे, इनसे होने वाले गुण और अवगुण का अध्ययन हमने किया है। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।